सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी सीएए को फाइनली गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। मतलब अब ये लॉ पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होगा। ये लॉ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन एंड क्रिश्चियंस जो इंडिया में दिसंबर 31, 2014 के पहले से रह रहे हैं, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट करता है। बट 2019 में जब ये लॉ पार्लियामेंट में बना था, तब देश भर में मुस्लिम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, कॉलिंग द लॉ डिस्क्रिमिनेटरी। इस लॉ के अगेंस्ट कोर्ट में 200 से भी ज्यादा पिटीशंस फाइल हुए हैं और अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इन पिटीशंस की हियरिंग दिसंबर 2022 से स्टार्ट करेगी। पर हियरिंग अब तक स्टार्ट नहीं हुई। तो आखिर किन ग्राउंड्स पे सीएए को चैलेंज किया गया? गवर्नमेंट का आर्गुमेंट इसके फेवर में क्या है? क्या स्टेट गवर्नमेंट इसे इंप्लीमेंट करने से मना कर सकती है? और सीएए का बंगाल में क्या इंपैक्ट होगा? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीएए को अपोज करने का सबसे बड़ा ग्राउंड है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 इंडिया के लोगों को राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। इट स्टेट्स द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इसी के आधार पर सीएए को चैलेंज किया गया है। दरअसल 2019 में जब सीएए पास हुआ था तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कंट्री वाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी की भी बात की थी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत है। एनआरसी इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने का एक्सरसाइज होता है और सीएए के अगेंस्ट पिटिशनर्स का आर्गुमेंट था कि एनआरसी अलोंग विद सीएए विल रिजल्ट इन टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स। सिंपल भाषा में कहे तो अगर एनआरसी एक्सरसाइज में कोई हिंदू, पारसी, सिख या जैन इलीगल इमिग्रेंट निकलता है तो उसे तो सीएए के अंडर सिटीजनशिप मिल जाएगा, पर अगर कोई मुस्लिम निकलता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और इसी डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया गया है। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है और वहां रिलीजियस परसिक्यूशन माइनॉरिटीज का होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं। इसलिए इस लॉ में मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया। पर सवाल यह भी है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ इन 3 इस्लामिक कंट्रीज को ही पिक क्यों किया? आफ्टर ऑल रिलीजियस परसिक्यूशन म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स का भी हो रहा है और तमिल हिंदुओं का श्रीलंका में भी। तो आखिर इन कंट्रीज को गवर्नमेंट ने सीए में शामिल क्यों नहीं किया? और अगर रिलीजियस परसिक्यूशन की बात है तो पाकिस्तान के अहमदियाज मुस्लिम को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है? लीगल एक्सपर्ट से गवर्नमेंट के आर्गुमेंट को समझते हैं। देखिए, गवर्नमेंट कभी भी एडमिट नहीं कर रही है इस पूरे दौरान। मतलब 2022 में भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी, सुप्रीम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सेंटर के लिए अपेयर होते हैं इस केस में, उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि हम किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे और हमने जो ये कानून बनाया है बहुत ही बैलेंस तरीके से बनाया है और बहुत सोच समझ के बनाया है। हमारी जो टारगेटेड कम्युनिटीज हैं जिनको हम चाह रहे हैं, वो एक डेटा और पूरी स्टडी करके बनाया गया है कि हमें बांग्लादेशी अगर कितने आ रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर एक श्रीलंका से अगर कोई रिफ्यूजी है ही नहीं इंडिया में तो हम उनका प्रोविजन क्यों दे? तो ये इस पे बहुत सारी रिसर्च और डेटा कंपाइल करने के बाद ही सेंटर ये एक्ट लेके आया था और यही बेसिकली यही एक दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने दी भी गई थी कि हमने बहुत रिसर्च की है और उसके बाद ही पूरे स्टेक होल्डर्स जो कि स्पेशली जो है वेस्ट बंगाल और इस केस में असम जो बहुत ही अफेक्टेड एरियाज है जहाँ पे इन लोगों की, इन शरणार्थियों की संख्या थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो उन सबको मेजर करके उस सब चीजों को तोल मोल के तब जाके हमने ये किया है। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीएए को स्ट्राइक डाउन कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो किस ग्राउंड पे होगा? फॉर एग्जांपल, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को आर्बिट्रेरी कहते हुए इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो सीएए के केस में आर्टिकल 14 एंड सेक्युलरिज्म के वायलेशन का आर्गुमेंट कितना स्टैंड करता है? देखिए, ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्टली रुख क्या होगा इस केस में, क्योंकि रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे जाता है। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में उनको साफ साफ पता चला कि भाई वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, वो ओपेक थे, इसीलिए उन्होंने इसको स्टक डाउन किया। ऐसे ही जब 370 की बात आई तो आपने देखा कि 370 पे उन्होंने कोई भी रूलिंग पास करने से मना किया। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संविधान के हिसाब से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सीए में ऐसा कोई
उनके रूल्स जो नोटिफाई हुए या एक्ट में ऐसा कोई क्लॉज सुप्रीम कोर्ट को मिलता है तो निश्चित तौर पे जरूर ये भी एक्ट ऐसे स्ट्रक डाउन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी जजमेंट्स में इसको स्ट्रेस दिया गया है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। और सेंटर की भी ये दलील जो है, जब एक्ट आया था, जब एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में 2019 में, तो तब भी उन्होंने यही दलील दी थी कि हमने जो है पूरी चीजों को सोच समझ के हमने सारे रिलीजन्स को बराबर अधिकार दिया है, उसमें हमने किसी रिलीजन को टारगेट नहीं किया। पर अभी भी मैं आपको ये बताना जरूरी समझती हूँ यहाँ पे कि अगर सुप्रीम कोर्ट को आप किसी भी चीज में, अगर जो एक्ट था और जो रूल्स नोटिफाई हुए हैं उसमें कहीं ये पता चलता है कि आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन किसी भी तरह से है, तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आता है और सुप्रीम कोर्ट जरूर जो है इस पूरे मामले पे कोई स्टेप जरूर ले सकता है। पर अभी कहना बहुत जल्दी में होगा कि क्या ये वायलेशन है कि नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज ने सीएए के नोटिफिकेशन को अपोज किया है और कहा है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए लाकर गवर्नमेंट चुनाव को पोलराइज करना चाहती है। और नॉन बीजेपी रूल स्टेट जैसे केरला एंड वेस्ट बंगाल ने कहा है कि वो सीएए को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। बट क्या वो ऐसा कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट का कोई इसमें रूल ही नहीं है, क्योंकि ये एक्ट जो है वो सेंटर का है। जो सिटीजनशिप जो है वो जो सेंटर के दायरे में आता है, क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया हुआ है। स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है, चाहे वो यूटी हो चाहे वो इंडिपेंडेंट स्टेट हो। जो पावर्स नहीं होती वो क्लियरली डिफाइंड है कि आपको स्टेट के पास क्या पावर है और सेंटर के पास क्या पावर है। सिटीजनशिप ग्रांट करने की जो सोल अथॉरिटी है वो होम मिनिस्ट्री ही है, और इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने ही अपने रूल्स को नोटिफाई किया है। इसलिए स्टेट्स का कहना कि हम नहीं करेंगे वो कंटेम्प्ट में जाते हैं। और ऐसे में हो भी सकता है कि सेंटर खुद कोर्ट में आए और बोले कि इन स्टेट्स ने हमारे ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया है और उनके पे सख्त कार्रवाई की जाए। तो स्टेट्स ऐसे मना नहीं कर सकती। पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं है ये, क्योंकि कुछ जो चीजें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिफाइंड तरीके से लिखी गई हैं कि सेंटर के पास क्या पावर्स हैं और स्टेट्स के पास क्या पावर्स हैं। सीए नोटिफाई होने के बाद वेस्ट बंगाल के नॉर्थ परगना में काफी खुशी का माहौल है, स्पेसिफिकली अमंग द मटुआ कम्युनिटी। मटुआ कम्युनिटी 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद इंडिया आई थी। बंगाल में करीब 3 करोड़ मटुआ कम्युनिटी के लोग हैं और वो ज्यादातर नॉर्थ 24 परगना में हैं। 2019 लोकसभा इलेक्शन में इसी कम्युनिटी ने बीजेपी को रानाघाट और बोगांव सीट्स में जिताने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और 2019 में ही मोदी ने इनको सीएए प्रॉमिस किया था। एंड सिंस अब गवर्नमेंट ने इसे इंप्लीमेंट कर दिया है तो मटुआ कम्युनिटी काफी खुश है, जो कि बीजेपी के लिए एक गुड न्यूज है। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Tak.